हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। और माय नेम इज दुसेन लोधी एंड आई विल टीच यू पॉलिटी हियर एंड दिस इज माय फर्स्ट lecture over YouTube and so as you can see I will teach you polity here और I would like to inform you, मैं मतलब आप लोगों को बताना चाहूंगा I am not a teacher by profession but I will share all the things that I know very clearly and you will get PDF written notes everywhere in the market and इतने सारे शॉप्स हैं, आप कहीं से भी रिटर्न नोट्स ले सकते हैं। बहुत सारी बुक्स आती हैं मोटी मोटी, आप वो यूज कर सकते हैं। पर होता क्या है मेरे दोस्त, जब तक आप वो किसी टॉपिक को क्लियरली नहीं समझोगे ना, तब तक मुझे नहीं लगता कि वो आपको क्लियर हो पाएगा। तो बेटर है कि अदर सोर्सेज से पढ़ने से अच्छा है कि किसी टॉपिक को उठाओ और क्लियरली उसे पढ़ने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो कि वो कहना क्या चाहता है। तो आई स्टार्ट करते चलिए बच्चों। तो हम जानते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे हमारे यहाँ, जो कि 1600 में आए थे, 1600 में आए हुए थे और उनका मेन पर्पस था ट्रेड करना। मतलब वो बेसिकली यहाँ आए हुए थे ट्रेड करने के लिए, और ट्रेडिंग करने के लिए आए हुए थे 1600 में आए हुए थे ट्रेडिंग करने के लिए। उनका मेन पर्पस था यहाँ से प्रॉफिट कमा के लेके जाना, जो कि उन्होंने यहाँ पे कंपनी बनाई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई हुई थी, जो कि उन्हें एक चार्टर के जरिए चार्टर ग्रांट करा गया था क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के जरिए। तो उसके अंडर में उन्होंने यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई हुई थी। पर ग्रेजुअली क्या होता है, धीरे धीरे जब वो देखते हैं कि ट्रेडिंग में उन्हें प्रॉब्लम होने लगी है, जब ट्रेडिंग में उन्हें प्रॉब्लम होने लगती है, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ के पॉलिटिकल जो एनवायरनमेंट था उसमें इंटरफेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब वो यहाँ के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में इंटरफेयर करने लगते तो धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं सारी चीजों को ऑक्यूपाई करते चले जाते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि हम लोग एक गुलाम बनते रह जाते हैं बस इनके। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो ब्रिटिशर्स थे, खैर ये तो पुरानी बातें हैं, और जो ब्रिटिशर्स थे उनका जो रूल था उसे हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। जो ब्रिटिशर्स का रूल था, पहला था कंपनी रूल। अच्छा, ये ऐसा हुआ क्यों था कि पहले इनिशियली क्या चार्टर के जरिए जो कंपनी स्टेब्लिश करी गई थी, पहले वो रूल कर रही थी यहाँ पे, और उसने करा 1773 से लेकर 1858 तक रूल। उसके बाद 1858 के बाद कंपनी के जो राइट्स थे वो लगभग सारे खत्म कर दिए गए, और फिर आया क्राउन रूल। मतलब क्राउन डायरेक्ट वहां से यहाँ तक कंट्रोल किया जा रहा था। क्राउन 1858 से 1947 तक फिर ऐसे चला, और फाइनली 1947 में जाके वी गॉट इंडिपेंडेंस। तो चलिए बात करते हैं कंपनी रूल की। तो कंपनी रूल और क्राउन रूल में बेसिक अंतर ये था, यहाँ पे एक कंपनी थी। मान लीजिए कि अज्यूम करिए कि कोई कंपनी है जो चलाने के लिए किसी लाइसेंस की जरूरत पड़ती, तो ऐसे ही यहाँ की जो क्वीन एलिजाबेथ थी, उन्होंने ये ब्रिटिशर्स को जो यहाँ आए थे ट्रेडिंग करने के लिए एक चार्टर दिया था, और उसके जरिए यहाँ पे इन्होंने कंपनी स्टेब्लिश करी थी। और उसके बाद उन्हें लगने लगा कि ये कंपनी जो 1858 तक इनके पास थोड़े बहुत राइट्स रह गए थे, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए या धीरे धीरे करके सब खत्म कर दिएगा 1858 तक। तो ऐसा अपन बोल सकते कि इसके बाद डायरेक्ट जो यहाँ का मतलब कंट्रोल था वो क्राउन के हाथ में चला हुआ था, और क्राउन सीधे वहां से उसके रिप्रेजेंटेटिव या उनके जो अथॉरिटीज आती थी उनके जरिए यहाँ पे कंट्रोल करते थे। तो चलिए अब बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट की। तो चलिए अब बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की। तो होता क्या है दोस्तों, धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी की हरकतें कुछ अजीब गरीब होती जाती हैं, और इसे हालांकि इसकी कंप्लेंट पहुंचती होंगी वहां ब्रिटिश क्राउन के पास। तो वहां होने लगा कि यार वहां के लोगों में हलचल मच गई, और ये ट्रेडिंग जो बेनिफिट ले रही थी वो ज्यादा बेनिफिट ले रही थी वहां से। तो उन्हें कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत लगी, तो वहां के लोगों ने, जो ब्रिटिश क्राउन थी, उन्हें रिक्वेस्ट करा कि कम से कम कंपनी जो काम कर रही है उस पर कंट्रोल तो रखो थोड़ा बहुत। तो ब्रिटिश क्राउन की ये पहली स्टेप थी, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहली बार कंपनी को रेगुलेट करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पास करा। पहली स्टेप ऐसी थी, पहला एक्ट था जो जिसके जरिए हुआ क्या, अब यहाँ पे होता क्या है इसके आने से पहले
इसके आने से पहले कहा था कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे उन्हें, मतलब जो गवर्नर था उसे गवर्नर ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता था। पर अब इसके आने के बाद होता क्या है कि जो गवर्नर था बंगाल का उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अच्छा, उस टाइम पे जब ये एक्ट आया हुआ था उस टाइम पे हमारे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग भाई साहब वहां पे उनका टेन्योर था, मतलब वहां पे पोस्टेड थे बंगाल में। अब ये भाई साहब जब ये एक्ट आया तो गवर्नर ऑफ बंगाल तो ये थे ही, पहले ही थे, लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल थे ये। पर होता क्या, जब ये एक्ट आ गया तो इन्हें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। तो ये अपने पहले ऐसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। चलिए अब दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। इसी के तहत एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई जिसमें मात्र 4 मेंबर थे, 4। एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई 1773 एक्ट के जरिए जिसमें 4 मेंबर थे जो कि असिस्ट करते थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, यानी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करने के लिए बनाई गई थी। क्योंकि यार इतना बड़ा ऑब्वियसली पोस्ट है तो उसे कोई सपोर्टर तो चाहिए ही था, तो इस एक्ट के जरिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी जो इसे असिस्ट करती थी हर काम में। अब यहाँ पे सबसे बड़ी मुसीबत ये हो गई थी कि वहां पे इन लोगों के पास 3 प्रेसिडेंसी के डिमांडी राइट थे। पहला था बॉम्बे, दूसरा था मद्रास और तीसरा था अपना ये बंगाल। अब होता क्या है भाई साहब, ये 1773 का जब एक्ट आया तो बॉम्बे और जो मद्रास प्रेसिडेंसी है, ये इसके अधीन हो गई बंगाल के। मतलब अब सबसे पावरफुल कौन बचा? बंगाल। ये सब इसके अंडर में आ गई। यूं समझ लो ये बंगाल है, इसके अंदर में ये बॉम्बे है और इसके अंदर में ये मद्रास है। अब बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी जो थी उसके अंडर में चली गई। मतलब कहने का मतलब ये पहले 1773 के पहले इंडिपेंडेंट थी, मतलब पूरी तरीके से स्वतंत्र थी और अपने डिसीजन खुद ले सकते थे यहाँ के जो भी अधिकारी थे। पर दिक्कत ये हो गई अब इनसे बिना पूछ के, मतलब ये लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स भाई साहब थे, अब इनसे बिना पूछ के आप कोई काम नहीं कर सकते बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में। ये मेन प्रॉब्लम फंस रही थी यहाँ पर बंगाल में। ये भाई साहब का अधिकार था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स का। अब होता क्या है, ये सबसे पावरफुल थे अपने यहाँ पे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 एक्ट के टाइम। चलिए अब 4th पॉइंट की बात कर लेते तो अब 1773 में आना कोई दिक्कत वहां पर हो रही थी, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। तो इन्होंने बोला कि ठीक है यार, यहाँ के लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई 1774 में। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए, देखिए एक क्वेश्चन बार बार मैं बता रहा हूँ एग्जाम में पूछा गया, मैं खुद भी एग्जाम देता हूँ तो मेरे को भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कौन से ईयर में करी गई थी या कौन से एक्ट के जरिए करी गई थी। तो फोकस करना है कि सुप्रीम कोर्ट जो बना हुआ था वो पहला ही एक्ट था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसको बनाया गया कई टर्म में, 1774 में बनाया गया, हालांकि 1 साल लग जाता। और इसमें इनिशियली क्या था, एक चीफ जस्टिस था, मतलब जो मुख्य न्यायाधीश रहता वो एक था, और 3 जो थे अदर एडिशनल बोलते हैं, एडिशनल जजेस थे उसके सपोर्ट के लिए थे जो भी। और 5वां पॉइंट ये था, जब आके ब्रिटिश गवर्नमेंट को ऐसा लगने लगा कि यार कंपनी के जो ऑफिशियल हैं वो कहीं ना कहीं से प्राइवेट ट्रेड में इंगेज हैं, मतलब वो कंपनी ट्रेड कर रही है वो तो ठीक है, ये अदर ही ट्रेड कर रहे हैं अपने से हट के, जैसे लोगों से रिश्वत ले लेना, जैसे आजकल होता नहीं है। अरे सब जानते हैं किसी हरकतें होती हैं आजकल। तो प्राइवेट ट्रेड में ऐसे ही होने लगा। भारत सरकार को तो पता रहता है कि ऐसे चल रहा है, राज्य सरकार को पता रहता है, पर क्या कोई क्या करेगा बेचारा। तो प्राइवेट ट्रेड में थोड़ा बहुत एंगेज थे भैया। अब इनसे क्या हुआ, जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्लियरली मना कर दिया कि भैया आप प्राइवेट ट्रेड नहीं करोगे, आप केवल काम करोगे कंपनी के लिए, और इसके अलावा आप वहां के जो नेटिव्स हैं उनसे ब्राइब वगैरह कुछ नहीं लोगे, उनसे प्रेजेंट नहीं लोगे, कुछ नहीं लोगे, मतलब केवल कंपनी के लिए काम करोगे। तो ये यहाँ के कंपनी के जो सर्वेंट्स हैं उन्हें बहुत बड़ा झटका रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के जरिए दिया गया है ना। चलो बात करते हैं स्टूडेंट, अब इस एक्ट के थ्रू क्या था, ये पहला एक्ट तो था ही। अब इस एक्ट के थ्रू प्रॉब्लम ये हो रही थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल था कंपनी के ऊपर वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। मतलब कहीं ना कहीं कंपनी को थोड़ा बहुत वो अधिकार मिल गए थे जिनसे वो इस ईस्ट इंडिया
कंपनी के टास्क में अपना इंटरवेन कर सकती थी आसानी से। तो ये सारी चीजें थी। सबसे पहले तो चलो मैं दोबारा समझा देता हूँ हुआ क्या था। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में हुआ क्या था एक्चुअल में, जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, सॉरी गवर्नर ऑफ बंगाल था, उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम दे दिया, डेजिग्नेटेड है गवर्नर ऑफ बंगाल इज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, पहला केस। अब भैया इतनी बड़ी पोस्ट बनाई है उन्होंने मतलब बंगाल के दीवानी राइट, मतलब बंगाल देकर, तो उन्होंने सोचा कि यार इसके लिए मदद के लिए कोई होना चाहिए, तो उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई, एक समिति जो कि 4 लोगों की थी और वो असिस्ट करती थी ये भाई साहब को, जैसे आजकल नहीं देखा अधिकारी बनने का नौकर चाकर, तो ऐसे ही इनका काम था। पर ये पॉलिटिकल और ये कमर्शियल जो मतलब डिसीजन थे उनमें इनकी मदद कर रही थी। भैया एक सबसे बड़ा नुकसान ये होगा, बॉम्बे और मद्रास जो प्रेसिडेंसीज थी जो कि पहले इंडिपेंडेंट थी, वो इनके अधीन कर दी गई बंगाल के। अब बंगाल में भाई साहब गवर्नर थे उस टाइम पे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, अब वो बन गए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो चेंजेस करने के लिए इन दोनों को विचारों को इसके अधीन लाके खड़ा कर दिया, तो ये दोनों इंडिपेंडेंट नहीं बची, सबऑर्डिनेट हो गए बंगाल के। अब भैया चौथा पॉइंट ये था कि सुप्रीम कोर्ट, जी हाँ जो हमारे देश का कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले कैलकाटा में एस्टेब्लिश करा था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू, जो कि 1774 में बना था। और पहला इनिशियल इसमें एक चीफ जस्टिस था और 3 अदर जजेस थे। और 5वां मेन गेम यहाँ पे होगा कंपनी के सर्वेंट्स का। कंपनी के सर्वेंट्स ने सोचा था कि कंपनी तो ट्रेड कर ही रही है, एज वेल एज हम लोग जो ट्रेड कर रहे हैं प्राइवेट, उससे हमें थोड़ा बहुत बेनिफिट हो जाएगा, पर यहाँ पे उसमें भी इन लोगों ने लगाम लगा दी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये पहला एक्ट था ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से जिसके जरिए यहाँ पे कंट्रोल करा गया है ईस्ट इंडिया कंपनी को। और बाय रिक्वायरिंग कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स रिक्वायर करती थी। उससे क्या होता था कि जो सिविल मैटर हुए और मिलिट्री मैटर हुए और जो भी उसी वहां से रिलेटेड अफेयर्स थे, उन सब की रिपोर्ट प्रस्तुत करना था ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। तो कहीं ना कहीं ये पहला ऐसा स्टेप जो ली गई थी, फर्स्ट स्टेप थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जरिए ली गई थी कंपनी को कंट्रोल करने के लिए, और कंपनी के जो आर्बिट्रेरी तरीके से काम करने का तरीका था ना, उसे कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। तो ठीक है, आई होप सो आप सब लोग समझ गए होंगे। मैंने पहली क्लास थी तो मेरे को नहीं लगता कि मुझे ज्यादा अच्छे से समझाना तो नहीं आया होगा, पर हाँ जहां तक मैं जानता हूँ, एज फार एज आई नो, मतलब I can explain you in a manner you will never forget it. But you have to do just one thing. That is see many times this video. अगर आप कई बार देखोगे, देखो होता क्या है दोस्त, मैं बताऊं कि कभी कभी जब आप पढ़ाई करते हो कोई भी चीज, अच्छा आपको कोई चीज याद क्यों नहीं होती? याद इसलिए नहीं होती बेटा कि कोई एक बार में चीज याद होती ही नहीं है, किसी को नहीं होती। मैं भी आपकी तरह हूं, तैयारी कर रहा हूं, पर दिक्कत ये है कि मेरे को भी याद नहीं होता। तो होता क्या है कि जब आप किसी को एक्सप्लेन करते हो, अब मैं ये 5वां पॉइंट ना इतनी ज्यादा अच्छे से समझ गया हूं और मैंने आप लोगों को समझा दिया कि शायद आप भी नहीं भूलेंगे और मैं तो नहीं भूलूंगा। तो कहीं ना कहीं क्या रहता है कि जब आप चीजों को बार बार पढ़ोगे तो होता क्या है कि आपको वो चीजें याद होना स्टार्ट हो जाती हैं, और वो चीजें आपकी मतलब जो मेमोरी रहती ऐसे जाके फिक्स होती है कि कहीं ना कहीं वो आपको अगर आपसे पूछा जाएगा या एग्जाम में मान लो कोई क्वेश्चन आ गया कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कौन से एक्ट के तहत हुई थी, तो आप इजीली बता पाओगे कि सुप्रीम कोर्ट 1774 में बना था और इनिशियली इट हैड ओनली 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस। तो ये सब चीजें आपको क्या तभी याद हो पाएंगी। तो मेरा मतलब मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अच्छे से पढ़िएगा, और बाकी किसी चीज पे आप लोगों को फोकस नहीं करना है। सरकारें कर रही है, उन्हें करने दें। देखो सरकारें का उनका काम है, वो उनके हिसाब से चलेंगी। हमें सिर्फ एक चीज करनी है कि हमें पढ़ना है, क्योंकि पढ़ाई से ज्यादा इंपोर्टेंट मुझे नहीं लगता बिल्कुल। तो वेल थैंक्स अलॉट, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप बोलोगे तो मैं साइंस भी अच्छी पढ़ा देता हूँ, फिर उसके लिए भी मैं लेके आऊंगा। और शायद मेरे बहुत सारे दोस्त बोल रहे थे इंग्लिश के लिए, मैं कोशिश करूंगा कि इंग्लिश भी लेके आऊँ। कहा है अभी इनिशियली मैं अकेला हूं तो मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस हो जाती है इन सब चीजों में वो करने में। तो थैंक्स बेल, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा,
और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। उससे क्या होगा कि जब नेक्स्ट टाइम मेरी अगली पॉलिटी की वीडियो आएगी ना, तो आपको उसमें वो मिलेगा देखने के लिए, तुरंत आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप देख सकते। थैंक यू गाइस।